नमस्कार साथियों। क्या हाल है बच्चों आपका। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का एक लास्ट चैप्टर होगा। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। उस चैप्टर्स को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार किया था, पढ़ा था। उसी क्रम में हम आगे का जो लास्ट चैप्टर हमारा होगा जिसमें हम बात करेंगे इसमें हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन की। हालांकि इसमें एवोल्यूशन वाला जो पार्ट है वो कटा हुआ है, लेकिन हम लोगों को हेरिडिटी की जो पार्ट्स हैं उसको पढ़ने की बड़ी ही आवश्यकता है। एंड इस चैप्टर्स में आपको मेंडल साहब मिलेंगे जो कि जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं। मेंडल साहब की जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो उनके प्रिंसिपल दिए गए हैं, उस सिद्धांत को हम लोग अगर देखते हैं तो उस नाते ये चैप्टर और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, जिसमें हम मेंडल साहब के फर्स्ट लॉ यानी मोनो हाइब्रिड एंड सेकंड इज द डाई हाइब्रिड ऐसे लॉ को भी इसमें देखेंगे। यह चैप्टर एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी हाई है, इम्पोर्टेंट, लेकिन यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपके कॉम्पिटिशन लेवल पर भी आते हैं। नीट वगैरह में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलता है। इस चैप्टर्स में चूंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा होगा, लगभग 2 या 3 लेक्चर का चैप्टर होगा, लेकिन अब पढ़ना तो ही है क्योंकि ये बोर्ड में आने की पूरी संभावनाएं, अच्छे नंबर यहाँ से मिल जाते हैं, इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ा भी जाता है। हालांकि चैप्टर छोटा है तो हम लोग इसको बहुत ही डीप पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे आप आने वाले भविष्य में किसी भी कंपटीशन के एग्जाम को भी क्रैक कर सकें यहाँ से पढ़ करके। जैसे आपका आधार तो कम से कम यहाँ से मेंटेन रहे ही रहे, बाकी आप जब आगे पढ़ेंगे तो और हाई लेवल पर पढ़ाई जाएगी। ठीक है, देखिए इस चैप्टर्स में साथियों इसमें कुछ है नहीं खास। जो मुख्य बातें होंगी वो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, उन्हीं पॉइंट्स को हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। जैसा कि मैं आपको बता ही देता हूँ क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर्स में, किस तरह से पढ़ना है। देखिए पहला दिया गया है इंट्रोडक्शन, यानी हम लोगों को जानना है कि आखिर हमने हेरिडिटी और एवोल्यूशन जैसे शब्द को, जो चैप्टर्स का नाम है, इसका मतलब क्या है। हम देखेंगे कि किस तरह से हेरिडिटी काम करता है एक जेनेटिक्स के फील्ड में। और हेरिडिटी का मतलब ये हो गया कि इसमें बहुत सारे आपको वेरिएशन दिखाई पड़ेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो सिमिलैरिटीज भी होंगी, समान होंगी। अब वेरिएशन अगर लगातार हो रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि वह वेरिएशन से एक नया स्पीसीज बन जाएगा जिसको हम एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। समझ में आई। तो ऐसे टर्म्स को हम लोग एज अ इंट्रोडक्शन के अंडर पढ़ेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे हेरिडिटी को, अब थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे कि इसके अंदर जेनेटिक्स को किस तरह से हमने हेरिडिटी में डिवाइड किया था, यानी हेरिडिटी और वेरिएशन, इन दोनों पॉइंट्स को एग्जाम्पल के सहारे बढ़िया से पढ़ेंगे, समझेंगे अच्छे लेवल पर। फिर जेनेटिक्स भी इसी में देखेंगे और उसमें क्या वेरिएशन होते हैं, इन सारे टर्मिनोलॉजी को समझना है। साथ ही साथ इस चैप्टर्स में आपको या इस टॉपिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होगा, छोटे छोटे जो जेनेटिकली या कहते हैं जेनेटिक्स के जो टॉपिक होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी हैं, ये पढ़ना है। जैसे कि आपको जानना है जीन क्या है, रेसेसिव डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या हैं, आपको जानना है जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, हेट्रोजीनस क्या है, होमोजीनस क्या है, एलील क्या है। यानी हम कह सकते हैं कि जेनेटिक्स का जो बेस है, यानी जो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर कर जेनेटिक्स एक बहुत विस्तार में बनता है, उन सारे छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को समझने की आवश्यकता है, जो कि हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर है। फिर पढ़ेंगे दोस्तों इसमें हम लोग एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें बहुत सारे वेरिएशन आपको दिखाई पड़ते हैं और वो आपस में एक्युमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हीं इकट्ठा होने से आपको वेरिएशन दिखाई पड़ता है, जिससे एक नई स्पीसीज बनती है, जिसको आप इवोल्यूशन कहते हैं। आपको पता है कि रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, जो कि मैंने पहले लास्ट में बताया भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं चीजों में कुछ चेंजेस आपको दिखाई पड़ेंगे, वेरिएशन होगा ही होगा। एसेक्सुअल कर रहे हैं तो जेनेटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको प्रिजर्व करने का भी काम कर रहा है। समझ में आई।
तो इन चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। दोनों टाइप्स को एक्सप्लेन कर देंगे इसमें कि रिप्रोडक्शन होते हैं कौन कौन से हैं, उसको देखेंगे, किन किन ऑर्गेनिज्म में है, हल्का फुल्का इसको भी समझ लेंगे इसमें, ठीक है। फिर हम लोग दोस्तों इसमें देखेंगे, अगला टॉपिक होगा हमारा इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, यानी कोई भी कैरेक्टर है माता पिता से ट्रांसफर होकर प्रोजेनी में जा रहा है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में जो भी कैरेक्टर्स आपको दिखाई पड़ते हैं, जो ट्रेट मिलते हैं, उस ट्रेट्स में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है मेंडल साहब का। क्योंकि मेंडल एक बहुत ही महान वैज्ञानिक रहे हैं। वैटसन ने हालांकि पहली मर्तबा दिया था जेनेटिक्स के विषय में, लेकिन इसमें बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लंबे समय तक जिसका किरदार रहा है वो मेंडल साहब है। हालांकि उस समय जेनेटिक्स की खोज नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने फैक्टर जैसे टर्मिनोलॉजी से पूरे के पूरे बातों को एक्सप्लेन किया था। बाद में पता लगा कि नहीं, वो फैक्टर जो मेंडल ने कह रहे थे वो वास्तव में एक जीन था। जब ये कंफर्म हुआ तब जीन नाम पड़ गया उसका, वही फैक्टर ही है। फैक्टर हैज ट्रांसफर्ड या कह सकते रिप्लेस्ड बाय द जीन who has given the word by the मेंडल साहब, राइट। इन्हीं सब बातों से बेसों से ही हमने मेंडल की बातों को अच्छे से एक्सप्लेन किया। पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना मैथमेटिकली एनालिसिस किया था, यानी स्टैटिकली यूज किया। हालांकि ये फेल भी हुए कई दफा, बायो में मैथ का यूज कर दिया, वैसे साइंटिस्ट लोग नाराज हो गए कहाँ से चला आया है। तो इस पर भी बहुत सारे घमासान मचे थे। हालांकि वो जब आएगा तो वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। अभी जो थोड़ा बात समझना है समझते रहेंगे यहाँ पे, ठीक। देखेंगे अगला मेंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट रहे हैं उसको देखेंगे कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट कैसे मटर पे रहा है, जिसको हम स्वीट पाइसम सटाइवम कहते हैं। ये पाइसम सटाइवम जो मटर है इस पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया। इन्होंने लगभग 7 ट्रू ब्रीड कैरेक्टर्स को लिया था, जिसमें जोड़े में इन्होंने प्लांट के कैरेक्टर्स लिए कि कोई लंबा है कोई छोटा है, किसी का सिर रिंकल्ड है तो किसी का राउंड है, किसी का फ्लावर्स ग्रीन है तो कहीं पर कुछ और है। ये ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स लिए जो कि एक दूसरे के अपोजिट थे। हालांकि इनको बाद में हमने एलील जैसे शब्द बता दिया कि एक जीन के 2 एलील होते हैं। जैसे एक जीन है, वह जीन किसी मटर पौधे की हाइट को अगर इंडिकेट करता है या उसके लिए जिम्मेदार है, तो वो डार्फ के लिए, छोटा के लिए, और लॉन्ग के लिए, है ना, टॉल के लिए, दोनों के लिए जिम्मेदार होगा। यानी वन जीन आर कैटेगोराइज इन द एलिलिक फॉर्म, यानी कि कह सकते हैं लंबे और बौने पौधे के लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना। तो इसे एलिल कहते हैं। हालांकि ये एक दूसरे के ये एलिलोमॉर्फ कहे जाते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे मोनोहाइब्रिड कैरेक्टर्स क्या है। मोनोहाइब्रिड कैरेक्टर में आपको जानना होगा कि आखिर मेंडल ने सिर्फ मात्र एक कैरेक्टर्स को लिया था, एक कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर ऑफ द पी प्लांट एंड क्रॉस टू ईच अदर। और बाद में इन्होंने बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स देखे थे जिसमें इन्होंने F1 जनरेशन में देखे थे, जिसको फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं। तो उन्होंने देखा था कि दोनों के बीच में जो कैरेक्टर हुए थे, लिए थे, वो था ही नहीं। तब इन्होंने कहा परेशान नहीं होना है, हो सकता है कि कुछ कैरेक्टर छिप जाते हैं जो F2 जनरेशन में शो होते हैं, तो इसी को हमने F2 जनरेशन कहा। ये मेंडल के डाईहाइब्रिड क्लास में मिल जाएगा। फिर देखेंगे डाईहाइब्रिड क्लास, जिसमें आपको जानना होगा कि इन्होंने दो दो कैरेक्टर को आपस में क्रॉस करवा लिया था, और जब दो दो कैरेक्टर आपस में क्रॉस किए तब फिर इससे जो बना उसका रेशियो एक अपना अलग होता है, जो 9:3:3:1 के रेशियो में आता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एक चेकर बोर्ड, आपको एक चार्ट बनाना होता है, वो भी आपको यहाँ पर हम बता देंगे कैसे बनाया जाता है। बहुत ही अच्छे शब्द में, अच्छे लेवल में, अच्छी भाषा में इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। अभी को समझ लीजिए ओवरव्यू क्या है, फिर उसका कॉन्सेप्ट जो हम कल पहला लेक्चर लेंगे तब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सेकंड आएगा इसमें मेंडल्स के जो लॉ थे इनहेरिटेंस के, यानी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसको समझना है। जिसमें हम लोगों ने देखा होगा या देखेंगे कि मेंडल्स के जो लॉ है इनहेरिटेंस के, उसमें आपको 3 लॉ पढ़ना है। जिसमें पढ़ना है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी डोमिनेंसी पीरियड, यानी डोमिनेंस मतलब होता है कि किसी एक छोटे कैरेक्टर के उपस्थिति में भी वो अपने आप को शो कर लेंगे। डोमिनेंस माने जो बहुत हाईलाइट हो, हाईवी हो, जिसकी तुलना हम अगल बगल किसी से कर ही नहीं पाते हैं। अगर हाई भी कोई तो भी वो डाउन हो जाता है और वह व्यक्ति सबसे अपर में चला जाता है, उसको डोमिनेंट बोलते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभाविता का नियम क्या है, इसको देख लेंगे। फिर उसी में देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दो दो कैरेक्टर्स मिलकर दोनों को अलग कर दीजिए, टॉल अलग डॉर्फ अलग, यानी हम कहेंगे कैरेक्टर्स को सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना, ये हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। एंड फाइनली देखेंगे इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, ये तीसरा लॉ होगा, मेंडल के थर्ड लॉ भी कहा जाता है, ये समझेंगे इसमें। यानी मेंडल के जब हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है।
अब इसमें देखेंगे लास्ट क्या पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट। आपको पता है कि क्या ट्रेट होता है, कौन से करेक्टर हैं जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम द वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो जीन यानी जीन के विषय में डिस्कस करना। जीन इज ए सेगमेंट ऑफ द डीएनए। डीएनए के उपस्थित पाए जाने वाला एक छोटा सा जो जेनेटिक पार्ट है जिसको जीन कहते हैं, जो कि ट्रांसफर करता है फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी, दैट इज कॉल्ड एज द जीन, ये राइट। फिर देखेंगे इसमें हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन देखेंगे कि सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, कैसे किसी भी सेक्स को डिटरमाइन कर पाएंगे आप, यहाँ ये लड़का होगा कि लड़की होगा, कौन जिम्मेदार है, इवन समझना किस में है। तो लोअर एनिमल्स में देखना है और ह्यूमन में देखना है। ह्यूमन में आप जानते हैं कि जो पापा होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होता है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर फादर का वाई क्रोमोसोम जाके मदर के एक्स क्रोमोसोम से फ्यूज करता है तो फाइनली हम कहते हैं कि ये बॉय होगा। और अगर पिता का एक्स क्रोमोसोम माँ के एक्स से फ्यूज करता है सो दैट इज अ फीमेल। दैट मीन्स ऑल द जेंडर कह सकते हैं विल बी द डिसाइड विद द किसके साथ, फादर। यानी पिता ही जिम्मेदार है, लेकिन समाज हमारा ऐसा है जो कहता है कि नो, द फीमेल आर द रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस ऑफ दिस काइंड ऑफ द फीमेल और द गर्ल्स। Eventually, we know that the female have no contribution about that. Everything, if Y chromosome are fused with the female X, then it can produce the फीमेल या मेल, ठीक उस आधार पर डिफाइन करते हैं। बहरहाल इसमें फीमेल मेल जो है मेन में ह्यूमन में जिम्मेदार होता है किसी भी सेक्स को डिटरमाइन करने के। ऐसे लोअर एनिमल्स में आप देखेंगे आगे चल के, जैसे अगामा अगामा छिपकली है, लिजार्ड में क्या होता है टेम्परेचर से वो डिफाइन हो जाता है, जो अंडे होते हैं मेल होंगे तो फीमेल होंगे। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होंगे जो हम इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और इतना ही याद रखेंगे, इस ओवरव्यूज में बहुत है इतना। चलिए इतना आप देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, कल हम लोग इसका पहला लेक्चर आएंगे, 2 या 3 लेक्चर में समाप्त हो जाएगा। चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व लीजिए, बाकी मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर के साथ। वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, और जो चैनल को भी सब्सक्राइब ना किया होगा सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।